लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज ग्रुप ऑडिट। अब ग्रुप ऑडिट में क्या होता है? पहले तो है एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी किस पे है? तो सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 बोलता है कि वेयर कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी इंक्लूडिंग एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इट शैल इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडिशन में उसको सीएफएस बना होना होता है, प्रिपेयर सीएफएस ऑफ कंपनी एंड और इट्स सब्सिडरी, हाउ इट इज टू बी मेड एज पर द शेड्यूल 3 and the accounting standards. It's not required to make a CFS under AS, तो sufficient होगा if it complies with the provisions under schedule 3, that is the disclosure अगर कर देगा तो वो sufficient हो जाएगा ना। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है? तीन टाइप की है। कंपनी एक्ट की है, अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अंडर इंडेस है। अब पहले तो अपन इंडेस की बात कर लेते हैं। तो पहले इंडेस में क्या है? सो एज पर इंडेस 110, एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी डिड नॉट, इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट शुड मेजर ऑल ऑफ इट्स सब्सिडरीज एट एफवीटीपीएल, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एज पर इंड एस 109। सेकंड है द पेरेंट कंपनी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, जो वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, द पेरेंट कंपनी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट एंटिटी shall however prepare consolidation including the investment entity and other investment entity which is controlled by such investment entity। बट अगर वही पेरेंट एंटिटी भी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी हुई तो उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम है पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी, पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी और उसके इन्वेस्टमेंट कंपनी की तीन सब्सिडियरी S1 S2 और S3। तो सीएफएस इंक्लूड्स, सीएफएस में सबका इंक्लूड करने का, पेरेंट का, इन्वेस्टमेंट एंटिटी का, S1 S2 और S3 सबका इंक्लूड कर देने का ना। एएस अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू एएस क्या बोला है? तो अकॉर्डिंग टू एएस कंट्रोल इज, अगर नॉन एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? जब कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी, जब भी कंट्रोल टेम्पररी है ऐसा बोला गया, कंट्रोल टेम्पररी है ऐसा अगर बोला गया, because shares are acquired and held for subsequent disposal in future, and subsidiary operates under severe long-term funds transfer restrictions, severe long-term funds transfer restrictions, तब अपन को नहीं बनाना है। कंपनी सेट में क्या है? बी विल गेट, तो इसमें क्या है? ए होल्ड करती है 100% या फिर पार्टली 50 मोर देन 50% बी का, और बी होल्ड करती है 50% मोर सी का, बट बी विल गेट एग्जेम्पशन, दैट इज इंटरमीडियरी सब्सिडियरी ऑन फुलफिलिंग ऑल थ्री कंडीशंस। कौन कौन सी तीन कंडीशंस है? तो पहला तो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल मेंबर्स और वन मेंबर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो फ्रॉम ऑल द मेंबर्स या फिर कोई भी एक मेंबर से, एंड इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी और नॉट वांटिंग टू गेट लिस्टेड, वो लिस्टेड एंटिटी नहीं है या फिर लिस्टेड होने की कगार में भी नहीं है, तो उसको बनाने की छूट मिल गई है। एंड थर्ड है अल्टीमेट होल्डिंग, अल्टीमेट होल्डिंग जो कंपनी है वो सीएफएस बनाती है। तो ये अपना हो गया सीएफ ग्रुप ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी। फिर अपन देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट क्या है? आइडेंटिफाइंग हब, आइडेंटिफाइंग द हब। तो आइडेंटिफाइंग क्या है? पहले तो कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन सीएफएस। फिर है आरएस रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, इंडेस 108 रिपोर्टेबल सेगमेंट जो होते हैं। फिर आरपी एंड आरपीटी, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एज पर इंडेस 24। फिर एच में एच से हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। ए से मेकिंग कंसो एडजस्टमेंट्स, सी से गैप कन्वर्जन। तो आइडेंटिफाइंग में सी आर एस एंड आरपीटी, एंड हग से एच से हार्मोनाइजेशन, ए से एडजस्टमेंट्स, कंसो एडजस्टमेंट्स कर दो, जी से गैप कन्वर्जन्स कर दो। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट ऑफ सीएफएस क्या है? टू सर्टिफाई हिमसेल्फ दैट सीएफएस is prepared as per the applicable FRF to enable himself to express an opinion on true and fair view presented by CFS, to inquire into matters of under section 143 subsection 1, to report on the matters given in section 143 subsection 3। नाउ प्लानिंग ऑडिट ऑफ सीएफएस, तो उसमें क्या करना है? डिटरमाइनिंग कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग कोऑर्डिनेटिंग। तो डिटरमाइनिंग क्या करना है? डिटरमाइनिंग द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन द रोमम असेसमेंट, तो फैक्ट जो है। फिर एक्सटेंड ऑफ यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, जो कंपोनेंट ऑडिटर के ऑडिटर्स है तो उसका कितना वर्क यूज करना है वो। फिर अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप स्ट्रक्चर, जो भी ग्रुप स्ट्रक्चर है, और ग्रुप वाइड कंट्रोल्स क्या क्या है वो चेक कर लो। एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज प्लस ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन कंपोनेंट्स, वो चेक कर लो। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप स्ट्रक्चर और अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। नाउ कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे चेक करेंगे? सो कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ कंपोनेंट्स इन सीएफएस, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो पहले तो है रिव्यूइंग हिज वर्किंग पेपर्स ऑफ प्रायर पीरियड, जो भी प्रायर पीरियड के वर्किंग पेपर्स है वो चेक कर लो। फिर पेरेंट्स प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, तो पेरेंट की क्या क्या प्रोसीजर है वेरियस कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने की, मैनेजमेंट को इंक्वायरी करो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अगर कोई न्यू कंपोनेंट्स है तो वो। फिर रिव्यू द इन्वेस्टमेंट्स टू डिटरमाइन शेयर होल्डिंग इन द अदर एंटिटीज, जॉइंट वेंचर्स एंड जॉइंट अरेंजमेंट्स देख लो। फिर चेंजेस इन शेयर होल्डिंग अगर कोई भी है तो वो देख लो। तो वर्किंग पेपर देख लो, पेरेंट का प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग वेरियस कंपोनेंट्स, मैनेजमेंट इंक्वायरी का न्यू कंपोनेंट क्या 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 है। फिर रिव्यू द इन्वेस्टमेंट्स टू डिटरमाइन शेयर होल्डर्स इन अदर एंटिटी, जॉइंट वेंचर एंड जॉइंट अरेंजमेंट, एंड चेंजेस इन अगर शेयर होल्डिंग कुछ भी हुआ है तो वो देख लो ना। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स एंड
current period consolidation adjustments. तो permanent consolidation adjustment क्या होता है? The adjustments that are made only on the first occasion or subsequently when there is a change in the first occasion या फिर शेयर होल्डिंग चेंज हुए तभी जब जो भी अपन कंस्ट्रेंट एडजस्टमेंट करते हैं वही आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। ईसीजी आता है, ईसीजी इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई गुडविल और या फिर कैपिटल रिजर्व, तो वो अपना आ जाता है। फिर उसको वेरिफिकेशन कैसे करना है? पे पर्टिकुलर अटेंशन टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, examine whether pre-acquisition reserves have been allocated appropriately, verify the changes. Now current period consolidation adjustments, current period consolidation adjustments कैसे करेंगे? हाइड डिक। तो एच से हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर आई से अपना आ जाता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला पॉइंट आ जाता है। फिर इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस जो भी है वो देख लो। फिर आई से दूसरा पॉइंट है इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ असेट्स। फिर एडजस्टमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट्स और कन्वर्जन, हाई डीएससी, हाई डीएससी। तो कन्वर्जन कन्वर्ज सब्सिक्वेंट इवेंट एस सब्सिक्वेंट इवेंट्स, सी से अपना कन्वर्जन, और डी से आ जाता है डीटीओ और डीटीएल के जो भी एडजस्टमेंट्स हुए हैं वो देख लो। तो हाई डीएससी पहला है हार्मोनाइजिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड, इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस, फिर इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कन्वर्जन और डीटीएल डीटीएल का जो भी एडजस्टमेंट है वो चेक कर लो। तो ये अपना हो गया करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स, प्लानिंग और वो सब हो गया। नाउ अदर कंसिडरेशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी में पहला पॉइंट है कि डिटरमाइन प्रिंसिपल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू compute materiality of a group as a whole to assess the appropriateness of control adjustments. फिर principal auditor can also use the materiality computed at group level to determine whether components financial statement are material or not. फिर principal auditor also computes materiality on each component for true and fair view on CFS, or principal auditor obtains confirmation from component auditor like independence, disclosure requirements, etc. Now, while considering observations of component auditor in his report on standalone financial statements, principal auditor should comply with requirements of SS 600. Therefore, concept of materiality would be considered while considering observations of component auditor. नाउ अपन पढ़ेंगे डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड में क्या है? शेयर्स वाले 2 पॉइंट, फिर फॉरेन एक्सचेंज और एमएसएमई। तो एमएसएमई पहले याद कर लो। फिर शेयर्स वाले 2 पॉइंट क्या है? शेयर्स फ्रॉम विच बोनस, सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स, कहां से बोनस शेयर्स इशू हुए वो देख लो। सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड, डिस्क्लोजर ऑफ ऑन अनयूटिलाइज्ड मनीज। फिर फॉरेन एक्सचेंज में तीन पार्ट है, इनकम एक्सपेंडिचर इंपोर्ट्स। इनकम में क्या देखो? अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज जो भी आई है वो, फिर अमाउंट रेमिटेड इन फॉरेन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड, जो भी पैसे गए, एक्सपेंडिचर फॉरेन करेंसी, एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन करेंसी ऑन royalty, professional fees, interest, and other matters, imports, value of imports on CIF basis in respect of raw material components and CC, and value of imported raw material, spare parts and components consumed, और ये सब देख लो। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देख लेना, ठीक है। फिर अपना आ जाता है लास्ट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग वाला पॉइंट क्या है? तो when principal auditor and component auditor are same, तो principles and procedure for preparation and presentation of financial statement वो अकॉर्डिंग टू एएस फॉलो हुआ है कि नहीं वो देख लो। अगर एएस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और सीएफएस में डेविएशन है तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट है कि नहीं। और ऑडिट रिपोर्ट में ये देख लो तो ओपिनियन सीएफएस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ओपिनियन पैराग्राफ में एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ट्रू एंड फेयर, सीएफएस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एज अ होल। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर दोनों अलग है तो ऐसे 600 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई कि नहीं वो देख लो। फिर ऐसे 706 के अनुसार इफ wants to makes other if wants to make a reference of other auditor, तो इन ओएम पैरा कर दो। तो रेफरेंस में क्या होता है? डन बाय रेफरेंस कैसे कैसे देने का? तो रेफरेंस इज डन बाय एब्सोल्यूट अमाउंट्स और परसेंटेज ऑफ असेट्स, रेवेन्यू और कैश फ्लोज। और अगर रेफरेंस दिया है तो वो ऐसा नहीं माना जाएगा कि एक क्वालिफिकेशन रेफरेंस अगर गिवन है तो क्वालिफिकेशन ओपिनियन नहीं है, बट इट इज इंडिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑडिट रिपोर्ट ऑन सीएफएस विल डिस्क्लोज मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन of financial statements audited by the other auditors. Now, अगर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ही अलग है, when accounting framework is different, तो conversion when components financial statement are prepared under different accounting framework, US GAAP or IFRS, parents management should perform the conversion of components by parents management audited by PA, or alternatively as per US GAAP ही बनाओ, alternative prepare financial statement on basis of parents accounting policies, and principal auditor को चेक करना क्या है? compliance with compliance with cap. Now, under different auditing framework का अगर बनाए तो should be done as per standards of auditing. It should be done as per standards of auditing. Now, components not audited, अगर component audit हुए ही नहीं है तो remains unaudited, तो possible modification देख लो। Now, following information is also required to be disclosed in CFS
separately for parent and each of its components, including foreign component, which has been consolidated amount of net assets and net assets as a percentage of console net assets, the amount of share in PNL and percentage of PNL as a percentage of console PNL, and amount in OCI and and percentage of OCI as percentage of console OCI. So this was it, group audit.